बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम नया अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन का अध्ययन करने वाले हैं। रेखिक प्रोग्रामन क्या होती है, रेखिक प्रोग्रामन समस्या क्या होती है, इष्टतम मान क्या होता है, सुसंगत हल क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, इस प्रकार के नए नए टर्म्स के बारे में अपन जानकारी लेंगे और बच्चों इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या क्या होती है। देखिएगा, रेखिक प्रोग्रामन, पहले तो अपन लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसकी बात करते हैं रेखिक की। रेखिक का मतलब ये होता है एक x और y, ये अपने पास होते हैं चर, अर्थात इन चरों की घात क्या हो, एक हो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गणितीय सूत्रीकरण, गणितीय संबंध रेखिक होता है, जिसके अंतर्गत x और y की घात क्या होगी, एक एक होगी, तो अपन क्या बोलते हैं, उसको रेखिक बोलते हैं। और प्रोग्रामन के लिए अपन जानते हैं कि क्या होता है प्रोग्रामन होता है क्रिया योजना। किसी चीज की हम प्लानिंग करेंगे वो क्या कहलाता है, क्रिया योजना। प्रोग्राम करना अर्थात हमें उसको प्लान करके योजनाबद्ध प्लान करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कोई काम करेंगे, वो कहलाता है हमारा प्रोग्रामन। अर्थात हमें यहाँ पे मिल जाएगा रेखिक प्रोग्रामन। अब अपन बात करते हैं इस रेखिक प्रोग्रामन को किसने दिया, तो एक रूसी वैज्ञानिक हुए एल कंट्रोविच, इन्होंने रेखिक प्रोग्रामन के बारे में हमें बताया है। तो बच्चों, होता क्या है रेखिक प्रोग्राम, वो अपन समझते हैं। देखिएगा, एक व्यापारी है, हम सबको पता है कोई भी आदमी या कोई भी व्यापारी कोई काम करता है तो वो लाभ कमाने के लिए काम करता है, अर्थात वो प्रॉफिट चाहता है। और प्रॉफिट किस प्रकार चाहता है कि उसको अधिकतम मिले, वो या कोई प्रकार का खर्चा होता है या कोई व्यय होता है, किराया होता है, तो वहां पे आदमी चाहता है कि हमारा कम से कम परिवहन व्यय लगे। तो अर्थात किसी चीज में लाभ के लिए तो अधिकतम चाहता है, परिवहन व्यय के लिए वो चाहता है कि न्यूनतम हो। तो इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम करना ही हमारा क्या कहलाता है, उस व्यापारी का उद्देश्य होता है कि लाभ तो उसको अधिकतम मिले और कोई परिवहन व्यय लगे, परिवहन किराया लगे, वो उसको क्या मिले, न्यूनतम हो। ये उद्देश्य होता है हमारा। किसी भी व्यापारी का या कोई भी काम करता है, सबका यही उद्देश्य होता है, उसको अधिकतम लाभ मिले और या कोई खर्चा हो, वो खर्चा उसको न्यूनतम हो। अब बच्चों, इसके लिए अपन बात करते हैं, ये व्यापारी है, ये दो प्रकार का व्यापार करता है, एक मेज का और एक कुर्सियों का। समझते जाइए यहीं पे अच्छी तरह, एक बार समझ में आ गया फिर रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या में हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आगे समस्या नहीं होती। मेज और कुर्सियों का व्यापार करता है। अब कुछ उसके पास में प्रतिबंध भी है, यहां बात कर लेते हैं, उसके पास कुछ प्रतिबंध है, बाउंडेशन है। और ये बाउंडेशन सबके पास होती है, किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास जगह की कमी होती है। और यही समस्या इसके पास भी है, इस व्यापारी के पास भी यही समस्या है कि उसके पास व्यापार करने के लिए अधिकतम जो पैसा है वो कितना है, 50,000 अधिकतम। अब ये वर्ड भी साथ साथ सुनते जाइएगा, अधिकतम और न्यूनतम, अर्थात 50,000 रुपए ही है, ज्यादा नहीं है। 50 से कम वो खर्च कर सकता है, ज्यादा नहीं। 50,000 1 रुपया भी नहीं है तो वो कहां से लाएगा, नहीं, उससे कम ले सकता है, ज्यादा नहीं। और इसी प्रकार उसकी जगह का भी है, संग्रहण करने के लिए जगह है, वो मान लेता है वो 60 वस्तुओं की ही जगह है। अर्थात कोई कमरा है, कोई कोल्ड स्टोरेज है, जहां पे ये कुर्सियां और मेज को रखता है, वो कितनी जगह रखने की जगह स्टोर की है, 60 की है, इससे ज्यादा नहीं है। अर्थात 60 से कम रख सकता है, अर्थात 59 रख सकता है, परंतु 61 नहीं रख सकता। तो ये भी है अधिकतम, ये उसका प्रतिबंध है, उसके पास कंडीशन है, शर्त है। अब बच्चों, वो प्लान करता है कुछ मेज और कुर्सियां बनाने के लिए, तो उसको पता है कि 50,000 रुपए है और उसको ये भी पता है कि जगह मेरे पास है 60 वस्तुओं की, उसमें ये दोनों मिला करके 60 को ही रख सकता हूं। और उसको ये भी पता है कि इसकी लागत है, मेज बनाने में उसको लगता है 2500 रुपए और इसी प्रकार उसको कुर्सी बनाने में लगता है 500 रुपए। और उसको ये भी पता है कि मैं इसको बेचता हूं मेज को, तो बेचने पे उसको कितना लाभ होता है, यहां उसको लाभ होता है 250 रुपए का लाभ होता है और यहां पे उसको लाभ होता है 75 रुपए का। ये एक पे है, प्रति
प्रति मेज और यहां पे प्रति कुर्सी। एक पे उसको पता है कि मैं एक कुर्सी बेचूंगा तो 75 रुपये मेरे को लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार उसको ये भी पता है कि मैं एक अगर मेज को बेचता हूं तो मेरे को 250 रुपये का लाभ होता है। अब उसको ये नहीं पता कि मैं कितनी मेज खरीदूं, कितनी कुर्सी खरीदूं ताकि मेरे को अधिकतम लाभ मिले, ताकि मेरा पैसा भी इतना हो उसी में काम बन जाए, ताकि मेरे पास जगह भी इतनी है उसी में मेरा काम बन जाए। पर मैं कितनी कुर्सी खरीदूं, कितनी मेज खरीदूं, इसका उसको आइडिया नहीं है। अगर ये वो प्लानिंग कर लेता है कि यहाँ कितनी कुर्सी खरीदें और कितनी मेज खरीदें ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल जाए, और यही हमारा रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। हमें ये क्रिया योजना बनानी है ताकि हमें अधिकतम लाभ कैसे मिल सके उसके बारे में हमें विचार करना है, और यही हमारा रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, और इसी को अपन कहते हैं इष्टतमकारी समस्या। कि किस प्रकार से वो अपनी योजना बनाए ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल सके, अधिकतम लाभ। और ये उसको उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाने का, और ये उद्देश्य हर व्यक्ति का होता है कि उसका एम क्या हो। कोई नौकरी लगने का एम होता है, कोई व्यापार करने का होता है, जो लाभ क्या होता है उसका मेन अल्टीमेट क्या हो, लाभ कमाना, अर्थात अधिकतम लाभ कैसे कमाया जा सके। तो यही वो विचार करता है व्यापारी कि मैं कितनी मेज कितनी कुर्सी खरीदूं ताकि मेरे को अधिकतम लाभ मिल सके। तो बच्चों यहां से अपन बात करते हैं। देखिए रेखिक प्रोग्राम समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण। तो बच्चों यहां पे उस व्यापारी ने विचार किया कि वह मान लेता है कि वो केवल और केवल मेज खरीदता है, मेज खरीदता है और उसी को बेचता है। तो बाउंडेशन है, जगह की भी है, अर्थात यहां पे उसका 50,000 रुपये ही है, और एक जो मेज है वो हमने मानी है, यहां पे मानी है उसकी लागत है 2500 रुपये। अर्थात यहां से उसके पास में उसको 2500 रुपये की है, तो यहां उसको 25 दूना 50, तो ये 2 और 20, अर्थात वो 20 मेज खरीद सकता है। ये उसको खरीद है, उसकी 20 मेज वो खरीद सकता है। अब देखो लाभ की बात करते हैं अपन। तो हमें पता है एक पर लाभ, एक मेज पर लाभ है 250 रुपये का, तो 20 पर कितना होगा, 20 पे लाभ हो जाएगा 250 इंटू 20, तो 25 दूना 50, और ये 20 5,000 रुपये का लाभ होता है। अगर ये विचार करता है कि मैं केवल मेज खरीदता हूं तो उसको कितना लाभ होगा, 5,000 रुपये। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि यहाँ पे 20 ही है। देखो दोनों बाउंडेशन आ गई, 50,000 रुपये भी है मैक्सिमम, और सामान की जो वस्तुएं की 60 की है, अपने पास तो यहाँ पे 20 ही है, अर्थात दोनों बाउंडेशन अपन शर्त के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब उसके मन में विचार आता है कि मैं केवल कुर्सी खरीदूं तो कितना लाभ होगा, केवल कुर्सियां ही खरीदें तो मेरे को क्या लाभ हो सकता है। अब उसको पता है कि उसके पास 50,000 रुपये है, और यह भी पता है कि एक जो कुर्सी है उस पर 500 रुपये लगते हैं, तो यहां पे वो कितनी कुर्सियां खरीद सकता है, 100 कुर्सियां। अब देखो यहां समझने वाली बात दूसरी आ गई, 100 कुर्सियां वो खरीद सकता है, परंतु जगह कितनी की है, 60 की है। जगह शर्त है हमारे पास में कितने की, 60 की, अर्थात 60 ही वो क्या कर सकता है, कुर्सियां खरीद सकता है, क्योंकि जगह नहीं है उसके पास में, 100 नहीं खरीद सकता। इसलिए उसको लाभ कितना होगा, लाभ 60 पे ही होना है, और एक पे कितना लाभ है, यहाँ पे एक पे 75 है, तो ये लगाया 75, ये लाभ अपने पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 4500 रुपये, अर्थात 6 पंजे 30, ये 0 6 पंजे 30, और यहाँ पे 6 7 42 और 3 45, तो ये 4500 रुपये का लाभ होता है। अब उसके मन में विचार आया कि अगर मैं मेज ही लेता हूं तो मेरे को 5,000 का लाभ होता है, और मैं केवल कुर्सियां ही लेता हूं तो मेरे को कितना होता है, 4500 का लाभ होता है। अर्थात अब उसके मन में और विचार आने लग गया कि ये खरीदने में फायदा है, या ऐसी और भी कोई संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। अब उसके मन में एक विचार और आया, तीसरा विचार, ऐसे बहुत सारे विचार है। तीसरा विचार आया कि मैं 10 मेज लेता हूं,
वह 50 कुर्सी ले लेता हूं, ये खरीदता हूं। देखिए अब ये विचार आया, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। अब ये विचार आया कि मैं इतना खरीद सकता हूं, अर्थात लिमिटेशन 60 की हो गई, 60 वस्तुओं की, वो शर्त फुलफिल कर रही है, शर्त फुलफिल हो रही है। पैसा 50,000 रुपए, वो शर्त भी वो फुलफिल कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब देखता है लागत, लागत में बात करेगा, अर्थात 10 ले रहा है, एक पे कितना है, एक मेज का देखो, एक मेज का है 2500 रुपए, तो ये लिखा 2500, प्लस 50 कुर्सियां ले रहा है और एक कुर्सी अपने पास में कितनी है 500 की, तो यहां लिखा 500, अर्थात यहां पे 25,000 और यहां पे भी 25,000, अर्थात ये 50,000 हो गया। तो ये लिमिट भी उसकी सही हो रही है, अर्थात पैसे की लिमिट सही है और कुर्सियां 10, यहाँ पे 50 और ये 60, तो 60 की लिमिट है, ये भी सही है। अब सो विचार आया कि अगर ये लेता हूं तो मेरे को कितना लाभ होता है। अब उसके मन में लाभ का विचार आ रहा है कि लाभ कब होता है, मेरे को कितना होता है। तो यहाँ पे एक पे लाभ, एक मेज पे लाभ हमें पता है 250 रुपया है, तो यहाँ लिखा 250। अब यहाँ खरीदना है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखते हैं कि कुर्सियों पे लाभ है 75 रुपए का, 75, और कुर्सियां खरीदी है उसने 50, तो ये 50। और इसको अपन हल करते हैं तो उसको पता लग रहा है कि उसको लाभ हो रहा है 6,250 रुपए का। अब देखो अपने पास 3 विचार आ गए उसके व्यापारी के, या तो मैं मेज ही खरीदूं तो उसको 5,000 का लाभ हुआ, या मैं कुर्सियां ही खरीदूं तो उसको 4,500 का लाभ मिला। अब उसने सोचा कि मैं क्यों न दोनों अलग अलग खरीदूं, 10 मेज खरीद लूं और बाद में कुर्सियां खरीद लूं 50, तो उसको पता लग गया कि मेरे को लाभ मिल रहा है 6,250 रुपए का, और ये लाभ कौन सा हो गया, अधिकतम हो गया। अर्थात उसका उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना, वो फुलफिल हो रहा है। उद्देश्य था अधिकतम लाभ लेना, और अधिकतम लाभ कब ले सकता है, जब वो लेगा यहां पे 10 तो मेज खरीदे और 50 कुर्सियां खरीदे, तब उसको अधिकतम लाभ मिलेगा 6,250 रुपए का। तो इस प्रकार से वो योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, तो उसको इतना लाभ होता है। अगर योजना बना के काम नहीं करेगा, अगर उसने केवल कुर्सियां ही ले ली तो उसको 4500 का लाभ होगा, और उसने केवल मेज ही ले लिए तो उसको 5,000 का लाभ होगा। अगर योजना बना के काम करता है, इस प्रकार करता है, तो उसको अधिकतम लाभ होता है 6,250 रुपए का। ये इंटरेस्टिंग बात उसको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिए तो यहां बात करते हैं समस्या का गणितीय सूत्रीकरण। अब देखो बच्चों, उद्देश्य फलन, व्यवरोध और इष्टतम सुसंगत समस्याएं क्या क्या है, हम उसकी बात करते हैं। सिंपल जो समझ में आ गया उसी को अपन इस रूप में लिखते हैं। कैसे, देखो तो सबसे पहले तो बात करते हैं उद्देश्य फलन की। हर आदमी अपना लाभ कमाना चाहता है, वही उसका उद्देश्य फलन होता है। लाभ कमाना उद्देश्य है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, उद्देश्य है, क्या है, फलन, अर्थात फंक्शंस में कैसे हमें लाभ अधिकतम मिले। तो देखो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि माना जहां पे हमने क्या किया था, 10 मेज लिए थे और 50 कुर्सियां ली थी, इनको अपन मान लेते हैं माना मेज x व कुर्सियां y लेता है, y खरीदता है। अब उसको नहीं पता कि वो कितना कितना खाया, हम इसको गणितीय के हिसाब से, सूत्रीकरण के हिसाब से काम करते हैं। ये 10 और 50 तो हमने इंटरेस्ट से ले लिया कि हाँ भाई ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, परंतु अब अपन बात करते हैं यहाँ के हिसाब से कि मेज x ले और कुर्सियां y खरीदता है। अब वो बात करता है कि मेरे को कुल लाभ कितना हो या अधिकतम लाभ की बात करें, तो उसको पता है कि एक मेज पे 250 का है, तो x पे कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई, प्लस एक कुर्सी पे लाभ कितना था, या हमने प्राप्त किया कि एक कुर्सी पे उसको लाभ है 75 रुपए का, तो y पे कितना हो जाएगा, 75y। अर्थात यही हमारे पास में उद्देश्य प्राप्त हो गया, और इसी उद्देश्य को बोलते हैं, अर्थात लाभ प्राप्त हो गया, इसी को बोलते हैं उद्देश्य फलन। क्योंकि एम हमारा यही है। इसको अपन कैसे अधिकतम लें, क्योंकि यहाँ पे x और y के मान पहले हमने लिया था 0 लिया, पहले हमने क्या लिया था, पहले सबसे पहले लिया था हमने कुर्सी मेज ही लिए केवल, अर्थात x ही लिया था, y नहीं लिया था। फिर हमने कुर्सियाँ ही ली थी, तो अर्थात हमने क्या लिया, y लिया, x नहीं लिया। तो यहाँ पे हमने वो बात की थी कि पहले हमने केवल लिया मेज ही लिया, तो ये बच्चों पहले हमने मेज ही लिया था, जो 20 मेज खरीदी थी, ये 20 मेज।
अर्थात हमने वहाँ पे y अर्थात जो x इसको माना 20, तो y हमने क्या लिया, नहीं लिया 0। इसी प्रकार यहाँ पे 60 लिया, y लिया, अर्थात जो कुर्सियाँ मानी है y और x यहाँ पे 0, और यहाँ पे तो हमने x 10 और y 50। तो ये चीज़ें अपन यहाँ मान लेते हैं कि x और y के मान क्या क्या रखें कि ये अधिकतम दे, तो इसी को बोलते हैं अपन उद्देश्य फलन। अपने कुल लाभ को ही बोलते हैं उद्देश्य फलन, और इसको अपन दिखाते हैं z से, कैपिटल Z से, इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, और यही होता है हमारा उद्देश्य फलन। और इसी को अपन अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना होता है, इसी को अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है। और अधिकतमीकरण कब करते हैं, जब लाभ की बात आती है, और न्यूनतमीकरण कब करते हैं, जब व्यय की बात आती है, परिवहन व्यय या कुछ खर्चा होता है, या पौष्टिक आहार के लिए हमें पौष्टिक आहार तो पूरा पूरा मिल जाए परंतु उसमें क्या नहीं मिले, पैसा कम से कम लगे और पोषक तत्व पूरे मिल जाए, पोषक तत्व तो पूरे मिले और उसमें जो खर्चा आए अर्थात खर्च हो पैसा वो कम से कम हो, तब उस हम न्यूनतमीकरण की बात करते हैं। तो उद्देश्य फलन तो यही रहेगा, अर्थात हमारे x और y को अपन मानेंगे, इसी के मान को अपन ढूंढते हैं, x कितना ले y कितना ले, और वो मान हमें मिल जाते हैं, अपन यहाँ पे रखते हैं, तो वही हमारा अधिकतम जो मान आएगा, अधिकतम अगर क्वेश्चन में पूछता है अधिकतम मान तो अधिकतम जो मान आएगा वो ले लेंगे, अगर पूछता है न्यूनतम मान तो न्यूनतम जो मान आएगा वो ले लेते हैं। अब अपन बात करते हैं व्यवरोध की, जहाँ पे अपन प्रतिबंध बोलते हैं, शर्त बोलते हैं, वही होते हैं व्यवरोध। इसको अपन प्रतिबंध भी बोल सकते हैं या शर्त है, पर रेखिक प्रोग्रामिंग LPP में हम यहां पे देंगे इसको व्यवरोध। अब पहले व्यवरोध की बात करते हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध। ऋणोत्तर व्यवरोध, अब पहली तो इसी को समझ लो क्या होता है, ऋण से उत्तर, अर्थात ऋण से उत्तर, ऋण से परे, परे बोलो या उत्तर बोलो, अर्थात उसमें नेगेटिव संख्या नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है, ऋणोत्तर का मतलब ऋण से परे अर्थात नेगेटिव संख्या हम नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे उसकी बात कर लेते हैं, देखो एक बार समझ लो उसको, हर पहलू को समझते चलो फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब ऋणोत्तर व्यवरोध है जो हम x और y मानते हैं, अर्थात हमने x माना है, x हमने माना है मेजों की संख्या, मेज संख्या, इसी प्रकार y को हमने माना है कुर्सियों की संख्या। अब ये बताओ कि मेज या तो होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक दो क्वांटिटी होगी, या नहीं होगा तो क्या होगा, सर मेज नहीं लिया, जैसे हमने पहली कंडीशन में लिया, पहला विचार किया था वहां पे हमने लिया कि हमने मेज तो ले लिए 20 और कुर्सियां नहीं ली, और दूसरे हमने विचार किया वहां पे हमने यहाँ पे इसको 0 लिया और यहाँ पे 60 लिया, और तीसरा हमने विचार किया इसको 10 लिया था और इसको 50 लिया था। तो या तो मेज की जो संख्या होगी क्या हो सकती है, मेज की संख्या 20 होगी या ऐसे 0 हो सकती है, परंतु ऋणोत्तर नहीं हो सकती, अर्थात नेगेटिव संख्या नहीं हो सकती, और यही को कहते हैं अपन ऋणोत्तर व्यवरोध। अर्थात यहां से अपन बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों एक नई चीज आ गई, पहले इसको भी समझ लेते हैं, ये नई चीज आ गई, अर्थात इस प्रकार के चिन्ह आते हैं, ये अपने पास, ये अपने पास, ये अपने पास और ये अपने पास, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये अपने पास में 4 सिंबल मिल गए, चिन्ह, नई चीज मिल गई। वैसे हमें 11वीं क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, 11वीं में और 9वीं 10वीं में भी अपन ये जानते हैं, और इनको बोलते हैं असमीकाएं, असमीकाएं, या इनको बोलते हैं असमीकरण भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब असमीकाएं क्या हो सकती है, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएंगी, असमीकाएं। अब इन असमीकाओं का यूज कहां होगा, अपन जब असमीकाएं बनाएंगे, व्यवरोध बनाएंगे तो अपने पास इस प्रकार के असमीकाएं प्राप्त होगी। अब बच्चों इनके लिए हमें इनका हल क्षेत्र ढूंढना होता है, समीकरण होता है तो अपन हल कर लेंगे, उसके बाद हमें हल क्षेत्र चाहिए, हल क्षेत्र की असमीकाओं का हल क्षेत्र इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज यहाँ पे। और बच्चों ये जो LPP है, LPP रेखिक प्रोग्रामन, इसका यूज हायर एजुकेशन में भी इसका यूज होता है, जैसे अगर आप MBA करते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है,
आप बीटेक करते हैं तो भी वहाँ पे यूज होता है, तो और आप बीएससी भी करते हैं तो भी यहाँ पे इनका यूज होता है। तो बेसिक यहाँ पे है, इसको आप समझते जाइए, आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हल क्षेत्र, तो अपन बात करते हैं असमीका का हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए सिंपल सी बात है, किसी भी जो भी हमारे पास असमीका होगी, किसी भी असमीकाओं में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर क्या करना है, ये असमीका है या असमीका है, इसमें x बराबर 0 और y 0 रखने पर प्राप्त असमीकाओं को देखना है। अर्थात संतुष्ट करता है नहीं करता है वो चीज देखना है, संतुष्ट करता है या असंतुष्ट है। सर ये क्या चीज है, संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अब देखो यहीं पे बात करते हैं कि संतुष्ट और असंतुष्ट क्या होता है। x बराबर 0 y बराबर 0 यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमने रखा x बराबर 0 और ये रखा y बराबर 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये तो बात सही है, 0 के बराबर 0 ये सत्य है। अगर यहाँ पे 0 ना होता, अगर यहाँ पे हम मान लेते कि कुछ 4 होता, तो देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 4 से 0 बड़ा होता है क्या? नहीं सर, असत्य बात है, ये संतुष्ट नहीं है, ये बात क्या है, असत्य है। असत्य होने पे इसका जो हल क्षेत्र होगा, इसका असमीका का हल क्षेत्र, अगर असमीका असंतुष्ट करती है, असत्य बात है, तब इसका हल क्षेत्र अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है या लेस देन इक्वल टू भी है, तब उसका हल क्षेत्र रेखा पे, जहां अपन रेखा खींचेंगे, बात रेखा पर व रेखा से ऊपर, या कह सकते हैं मूल बिंदु के दूसरी तरफ, मूल बिंदु के विपरीत, ये ध्यान रखते जाइए बच्चों। अब देखो यहां पे बात करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां पे अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पे भी 1 की 0 की बजाय कुछ रख लेते हैं अपन, तभी ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं यहां पे रख दिया हमने 5। अब देखो 0 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 5। ये बात क्या है, ये बात सत्य है, और सत्य होने पे ये क्या है, लेस देन इक्वल टू भी है, तो इसका हल क्षेत्र होगा रेखा पे और रेखा से नीचे, अर्थात मूल बिंदु की तरफ। जब ये संतुष्ट कर जाता है, बात सत्य होती है, असमीका सत्य हो जाती है, तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, रेखा पे। रेखा पे तो कब होगा, जब इक्वल का भी होगा, नहीं तो रेखा पे नीचे या ऊपर ही होगा। वह रेखा से नीचे, अर्थात मूल बिंदु की तरफ। जब एग्जाम्पल करेंगे एकदम समझ में आ जाए कि ये क्या बात है। यहाँ पे इसको थ्योरी थोड़ा समझ लो कि क्या चीज़ है, हल क्षेत्र कैसे होता है, नई चीज़ आई असमीका, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो अपन बात कर रहे थे ऋणोत्तर व्यवरोध की, तो यहाँ पे अपन समझ में आ गया कि ऋणोत्तर व्यवरोध के अंदर कि या तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। इसी प्रकार मेज की संख्या भी जो x है, या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। इसलिए अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, और इनका हल क्षेत्र लेते हैं। हल क्षेत्र, तो इसका हल क्षेत्र होगा y एक्स पर और उसके दाईं तरफ, और इसकी बात करेंगे यहां पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका हल क्षेत्र होता है x एक्स पर और उसके ऊपर, x एक्स पर होता है वह x एक्स के ऊपर होता है। तो ये तो हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र आपको y एक्स पर और y एक्स के दाईं तरफ। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र कहाँ मिलेगा, x एक्स पर और x एक्स के ऊपर। तो अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये तो हमें हर क्वेश्चन में ही करना पड़ेगा। ये अपने पास में x एक्स y एक्स हो गया, ये अपना x एक्स और ये x एक्स और ये y एक्स। अब हल क्षेत्र लेना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, अर्थात इसके लिए इसका हल क्षेत्र का होगा y एक्स पे और y एक्स पर और उसके दाईं तरफ।
तो ये अपना वाई एक्स पे भी होगा और उसके दाईं तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे, इसका हल क्षेत्र होगा एक्स एक्स पे और एक्स एक्स के ऊपर, अर्थात ये तो एक्स एक्स हो गया और ये इसके ऊपर हो गया। तो ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में हमें करना है, प्रत्येक प्रश्न में ये हमें मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन बात करते हैं निवेश व्यवरोध की और जगह के व्यवरोध की, संग्रहण व्यवरोध की। तो देखिए बच्चों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे व्यवरोध की। ऋणोत्तर व्यवरोध तो हमने देख लिया, अब अपन बात करते हैं निवेश व्यवरोध की। तो दूसरी शर्त हमारे पास में है जिसको अपन बोलते हैं व्यवरोध। ऋणोत्तर के बारे में हमने ले लिया है जानकारी। अब अपन बात करते हैं संग्रहण व्यवरोध की, और इसी प्रकार कितना पैसा है निवेश व्यवरोध की भी बात करेंगे। अब संग्रहण व्यवरोध क्या है, अर्थात 60 की ही अपने पास जगह है, वो भी क्या है, अधिकतम है। तो बच्चों ये जो चिन्ह लगाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो सिंबल लगाते हैं, ऐसे मिका लगाते हैं, उसको भी आप यहीं पे समझ लो कैसे लगाते हैं। अब देखो अधिकतम, अब हमने क्या लिया है, कुर्सियों की मेज की संख्या तो हमने ली है, मेज हमने लिया है x संख्या और कुर्सियां हमने ली है y ली है। अब कह रहा है कि ये दोनों मिला करके कितना हो सकता है, 60 या 60 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले ही बात कर चुके हैं कि अधिकतम जगह कितनी है, 60 है, 60 से ज़्यादा वो नहीं रख सकता है, क्योंकि 60 से जगह उसके पास जगह ही नहीं है। कम वो रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता। अर्थात संग्रहण कितना हो सकता है, कुर्सियाँ जो मेज है x है प्लस कुर्सियाँ है y। अब वो क्या हो सकती है, 60 के बराबर या उससे कम। तो ये लेस देन हो गया और उसके ये बराबर हो गया किससे, 60 से। तो ये कौन सा व्यवरोध हो गया, ये अपना हो गया संग्रहण व्यवरोध। अब अपन बात करते हैं निवेश व्यवरोध की। निवेश व्यवरोध, क्योंकि इन्हीं व्यवरोधों के अंतर्गत हमें उद्देश्य को अधिकतम और न्यूनतम करना है। तो देखो निवेश के लिए क्या है, अपने पास में ये मेज है और ये अपनी कुर्सियां हैं, और एक मेज का मूल्य हमने यहाँ पे लिया है 2500 रुपये। एक मेज हमने यहाँ पे बात की है 2500 की, और इसी प्रकार यहाँ पे 500 की। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, एक ये है 2500 का, तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500x। एक कुर्सी कितने की है, 500 की, तो y कितनी हो जाएगी, 500y। और इन दोनों का टोटल, ये टोटल हो गया, कुल लागत की बात हो रही है। अब ये टोटल किसके बराबर है, 50,000 के बराबर या 50,000 से कम, क्योंकि अपने पास जो पैसा है वो कितना है, 50,000 अधिकतम है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम जो लिखा होता है उसको अच्छी तरह से समझना है। अधिकतम का मतलब इससे ज़्यादा अपने पास पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे कम तो अपने पास ले सकते हैं, बच सकता है, पर ज़्यादा नहीं हो सकता। अर्थात ये क्या हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ये किससे, 50,000 से, या इसके बराबर भी हो सकता है, इसलिए इससे लेस देन इक्वल टू लगाया। यहाँ पे भी हमने लेस देन और इसका इक्वल टू लगाया। तो ये अपने पास में दो व्यवरोध प्राप्त हो गए, और एक अपने पास क्या था, ऋणोत्तर व्यवरोध प्राप्त हुआ, जो अभी अपन की बात कर चुके हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध। ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों इनके हल क्षेत्र की बात करते हैं। तो हल क्षेत्र की अपन बात कर चुके हैं, इसका हल क्षेत्र की बात करेंगे। तो x की जगह क्या करना है, 0, और y की जगह क्या करना है, 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे, लेस देन 50,000। ये बात सबको समझ में आती है कि 0 50,000 छोटा होता है, ये बात सत्य है। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा के ऊपर और इसके नीचे मूल बिंदु की तरफ। इसी प्रकार दूसरे व्यवरोध के हल क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0 छोटा होता है 60 से, ये बात भी सही है। अर्थात इसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा, रेखा पे और रेखा के नीचे होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये व्यवरोध प्राप्त हो गए, जिनको बोलते हैं असमीकाएं। और इन असमीकाओं की सहायता से अपन क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। देखिएगा वो कैसे बनाते हैं। तो असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, ये सारे स्टेप जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब ऐसे कैसे अपन सारे स्टेप करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास दो प्रश्नावली होगी। एक प्रश्नावली तो है प्रश्नावली
12.1, वहाँ पे तो हमें ये गणितीय सूत्र LPP अर्थात गणितीय सूत्रीकरण के रूप में मिलेगा, व्यवरोध मिलेंगे हमें और ऐसे इकाई मिलेगी और वहाँ पे उद्देश्य फलन भी मिलेगा, अर्थात वहाँ पे तो हमें ये सब चीज़ मिलेगी। तो इसको समीकरण में बदल के हल करेंगे। और प्रश्नावली 12.2 में हमें क्या करना है, ये असम इकाई भी बनानी है, व्यवरोध भी हमें बनाने हैं, उद्देश्य फलन भी हमें बनाने हैं, उसके बाद में आगे हल करना है। तो देखिए अब देखो, तो असम इकाएं थी अपने पास, कौन कौन सी असम इकाई थी। एक अपने पास यहाँ पे असम इकाई थी, ये अपने 2500 x प्लस 500 y, तो ये 2500 x प्लस 500 y। और असमीका को समीकरण में बदलते हैं, असमीका का चिन्ह ये होता है और समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे बराबर लगा दिया तो ये हो जाएगा 5000। इसी प्रकार से दूसरी असमीका से, असमीका थी x प्लस वाई, ये पे अपने पास थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है, इसको भी समीकरण में बदलेंगे तो ये बराबर का लगा दिया और ये 60। इसी प्रकार ऋणोत्तर व्यवरोध है, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू है तो समीकरण में बराबर, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू है, समीकरण बनाते ही बराबर। तो इस प्रकार अपन समीकरण में बदल लेंगे और इन समीकरणों से अपन रेखाएं खींचेंगे। रेखाएं ये अपन ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचते हैं और ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचने के बाद में हम इनका हल क्षेत्र देखते हैं और हल क्षेत्र के बाद में अपन देखेंगे सभी असमीकाओं से, सभी असमीकाओं से और सभी रेखाओं से हल क्षेत्र उभयनिष्ठ है क्या। और उभयनिष्ठ मिलता है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र, और ये उभयनिष्ठ क्षेत्र ही हमारा होता है सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। और इसी सुसंगत क्षेत्र में हमें जेड के अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं। जेड के अधिकतम मान और न्यूनतम मान यहीं पे मिलते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। अगर हमारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, मान लो इस रेखा से ये बनेगा, एक रेखा ये बनेगी और इसी प्रकार से एक रेखा ये बनती है और इनसे उभयनिष्ठ क्षेत्र ये प्राप्त हो जाता है, ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को ही बोलते हैं अपन उभयनिष्ठ क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र। और इसी के अंदर अर्थात यहीं पे अपन क्या देगा, जेड का अधिकतम मान, इष्टतम मान यहीं पे प्राप्त होगा, इष्टतम मान। और इष्टतम मान कौन सा होता है, जो अधिकतम हो या न्यूनतम हो, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही हमारा इष्टतम मान होता है। और वो कहाँ देता है, वो देता है उसके कोणीय बिंदु पे। इन कोणीय बिंदु पे ये क्या देता है, अधिकतम और न्यूनतम मान देता है। और जहाँ पे अधिकतम कोणीय, अगर जो मान में अधिकतम पूछ रहा है और कोणीय बिंदु पर अधिकतम आ गया, वही हमारा इष्टतम मान कहलाता है। वो कहाँ देता है, सुसंगत क्षेत्र में। और सुसंगत क्षेत्र में भी कहाँ देता है, कोणीय बिंदु पे, कोणीय बिंदु पे ये मान देता है। और जहां अधिकतम या न्यूनतम जो मान आएगा वो अपना कहलाता इष्टतम मान। तो ये टेक्निकल वर्ड्स भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर ये क्षेत्र कई बार क्या होता है, इस प्रकार का आ जाता है तो उसको तो बोलते हैं अपन परिबद्ध। और कई बार क्या होता है, ये क्षेत्र इस प्रकार खुले के रूप में मिल जाता है, इस प्रकार का मिल गया। ये अपने पास में ये एक्स एक्स है, यहाँ एक रेखा है और एक रेखा यहाँ पे आ गई, तो ये क्षेत्र मिल जाएगा हमें। ये क्या हो जाएगा, खुला मिल जाएगा। अर्थात एक दिशा में या एक साइड में इसका जो विस्तार है असीमित विस्तार है, असीमित विस्तार, असीमित विस्तार। असीमित विस्तार होने पे ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं परिबद्ध। जो होगा क्षेत्र जो आएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र तो यही मिल गया इन दोनों से, इसका और इसका ये वाला, परंतु ये क्षेत्र कैसा हो गया, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध क्षेत्र। तो और इस प्रकार का आएगा वो कहलाएगा परिबद्ध क्षेत्र। अर्थात यहां पे तो बात करेंगे कि चारों तरफ से क्लोज होगा, अर्थात एक सर्किल की आकृति होगी, या वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्या होगा, वो परिबद्ध। और एक साइड में क्या होगा, वो विस्तार इसका असीमित होगा, तो इस प्रकार का क्षेत्र प्राप्त होगा। वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, अपरिबद्ध क्षेत्र। और ये होगा तो कौन सा, परिबद्ध क्षेत्र। इन दोनों पे ही मान तो देगा कौन सा, कोणीय बिंदु पे ही मान देगा। इन कोणीय बिंदु पे ही अधिकतम और न्यूनतम मान देता है। जैसे यहाँ पे कोणीय बिंदु ये आ जाएगा, इसी प्रकार ये कोणीय बिंदु आ जाएगा, तो मान तो इन्हीं पे देगा, परंतु यहाँ पे जो मान आएगा वो तो इसका आंसर हो जाएगा। परिबद्ध में तो यही इसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा।
परंतु अगर क्षेत्र अपरिबद्ध है तब हो सकता है कि हमारा जो उद्देश्य फलन z बराबर मान लेते हैं कि ax प्लस by है। a और b जो हमने अभी माने थे यहाँ पे 275, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, अर्थात ये x और y क्या हमारे पास चर हैं, इन्हीं के मान निकालने हैं। परंतु क्षेत्र कैसा आ गया, अपरिबद्ध आ गया। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ये मान उसका जो अधिकतम या न्यूनतम मान आता है कोणीय बिंदु पे वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर न्यूनतम पूछता है, पहले बात करते हैं अधिकतम की, अरे अधिकतम मान पूछता है तो मान लेते हैं वो m आता है इन कोणीय बिंदु पे, और न्यूनतम की बात करता है तो मान लेते हैं वो न्यूनतम मान इन्हीं कोणीय बिंदु पे, इस अपरिबद्ध में इन कोणीय बिंदु पे जो मान आता है वो स्मॉल m है। परंतु ये मान इसके हो भी सकते हैं और नहीं, और अधिकतम है तो हो सकता है इससे भी कोई बड़ा मिल जाए, इसलिए क्या करते हैं ax प्लस by को इससे भी बड़ा लेते हैं। और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम के लिए जो अपना उद्देश्य फलन है ax प्लस by, इसको अपन क्या करते हैं, हो सकता है इससे भी छोटा मिल जाए तो इसको उद्देश्य फलन को इससे भी छोटा करते हैं। और इस प्रकार हमारे पास में दो असमीकाएँ या जो अपने पास असमीकाएँ और मिल जाएगी, और इसको अपन समीकरण में बदलेंगे। उसके बाद में इसको भी ग्राफ के ऊपर निरूपित करेंगे, और निरूपित करने के बाद में हमें देखना है कि इसके द्वारा प्राप्त ग्राफ का अर्धतल क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र में किसी बिंदु पे साझा करता है तो इसका कोई हल क्षेत्र नहीं होगा, अन्यथा यही हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी अपन ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद में अपन देखेंगे कि अपना जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है, ये वाला क्षेत्र अपरिबद्ध क्षेत्र, अगर इसका ग्राफ इसके क्षेत्र में साझा कर रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, अन्यथा यही इसका हल होता है। तो इस प्रकार ये दो प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिएगा, अब देखो रैखिक प्रोग्राम में समस्याओं को हल करने की आलेखी विधि, ये सुसंगत क्षेत्र की अपन बात कर चुके हैं। जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है वही अपना क्या कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। और सुसंगत हल समूह अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पे इनका हल होता है, वो क्या होता है, उसका समूह कहलाता है। और इष्टतम, अनुकूलतम या सुसंगत हल अर्थात इस क्षेत्र में जो अपना परिबद्ध क्षेत्र होगा, इस परिबद्ध क्षेत्र में जो हल होगा, जो मान प्राप्त होगा, वही क्या कहलाता है, अपना सुसंगत हल कहलाता है। तो ये टेक्निकल वर्ड है जिनकी अपन बात कर चुके हैं, पहले अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। यहां समझते जाइए एक एक स्टेप को। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोध यहां पे दिए हुए हैं, ये तो अपने पास व्यवरोध हैं, देख लो। अब ये चीजें मिल गई, ये इसको बोलते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध। ये अपने पास में बात कर चुके हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको बोलते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध, जो यहां पे मिल चुका हमें, ये मिल गए। और ये दो अपने पास में व्यवरोध और हैं, हो सकता है एक कोई निवेश का हो, एक कोई संग्रहण का हो, जो भी किसी प्रकार का है। तो प्रश्नावली 12.1 में तो हमें इस प्रकार से मिलेगा क्वेश्चन, हमें एलपीपी तैयार मिलेगी, इनको हमें हल करना है। तो देखो स्टेप देखते जाओ। और ये अपना है उद्देश्य फलन, इसी को हमें अधिकतम मान लेना है, अर्थात इसका हमें अधिकतम मान लेना है। x और y के मान क्या क्या रखें ताकि ये 4x प्लस वाई हमें अधिकतम मान दे दे, और अधिकतम मान जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो स्टेप देखते जाओ। पहला स्टेप, सबसे पहले तो हमें लेना है उद्देश्य फलन z बराबर 4x प्लस वाई, ये हमारा उद्देश्य फलन है। और इसी को हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात x और y के मान ढूंढना है। और x और y के मान कैसे ढूंढेंगे वो अभी बात करते हैं, और फिर यहाँ पे रखते जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे अधिकतम मान कौन सा होगा वो देख लेंगे, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टेप बात कर लेते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर जो अपने पास असमीकाएं आएगी उनको अपन को समीकरण में बदलना है। तो देखो पहली है यहाँ पे 1 से, ये अपने पास असमीका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50। ये समीकरण में बदल दिया। अब दूसरी असमीका से देखते हैं। दूसरी असमीका है अपने पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और इसको अपन लिखेंगे समीकरण के रूप में
तो 3x प्लस वाई बराबर 90। और देखो तीसरी असमीका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको अपन समीकरण बदलेंगे तो ये 0 और y बराबर 0। तो ये पहला काम तो हो गया, हमें इनको बदल दिया समीकरण में। अब दूसरा स्टेप करते हैं, 2 स्टेप। इन समीकरणों की सहायता से रेखाएं खींचना है, रेखाएं खींचना है। और उसके लिए हमें चाहिए निर्देशांक। रेखाएं तभी खींच पाएंगे जब हमें निर्देशांक चाहिए, और निर्देशांक हम इन यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 50। सिंपल रूप से ही हमें निर्देशांक लेना है, x और y के मान निकालना है। ये x लिखना, यहाँ y लिखना। x बराबर 0 रखेंगे तो y 50, और y को 0 रखना है। y को हमने 0 रखा तो x का मान अपने पास 50 आ गया। ये अपने पास 2 निर्देशांक आ गए, और 2 निर्देशांकों की सहायता से अपन रेखाएं खींच लेंगे, अच्छी तरह आता है। इसी प्रकार से दूसरा अपने पास में है 3x प्लस वाई बराबर 90। 3x प्लस वाई बराबर अपना 90 है, ये वाला समीका। तो इसको अपन समीकरण में बदल दिए, और यहाँ से इसके भी निर्देशांक ले लेंगे। सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों में हमें ऐसा ही करना है। ये x बराबर 0 रखा तो y 90, और y को अभी 0 रखा तो x का मान अपने पास प्राप्त होगा 30। और ये हमें पता ही है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये मूल बिंदु पे है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, रेखाएं खींच लेंगे इन समीकरणों की सहायता से। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन रेखाएं खींच लेते हैं। ये देखो, ये अपने पास में x प्लस वाई बराबर 50, ये अपने पास थी x प्लस वाई बराबर 50, 0 50 और 50 0। तो यहाँ पे अपना एक बिंदु मिल गया 50 0, और दूसरा बिंदु हमारे पास मिल गया ये 0 50। और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो ये रेखा प्राप्त हो गई, और ये रेखा हमने रख दी x प्लस वाई बराबर 50। ऐसे हमें सभी प्रश्नों में इसी प्रकार से करना है। तो इसलिए इसको यहीं पे अच्छी तरह से समझते जाइए ताकि आगे समस्या नहीं आए। अब देखो दूसरी रेखा है यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 90। तो 0 90 और 30 0। तो बच्चों ये अपने पास 30 0, और ये प्राप्त हो गया अपने पास में 0 90। और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये दूसरी रेखा प्राप्त हो गई 3x प्लस वाई बराबर 90। अब देखो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी हमें चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कोणीय बिंदु लेना है। कोणीय बिंदु पे ही z अधिकतम और न्यूनतम मान देता है, क्योंकि कोणीय बिंदु ये जो होता है, अर्थात जहाँ पे 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो होता है कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु पे ही ये क्या करतेगा, अधिकतम और न्यूनतम मान देता है। क्यों देगा, क्योंकि कोणीय बिंदु पर ही क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है 40 है 30 है 40 है, तो अर्थात दोनों चीज़ अधिकतम न्यूनतम यहीं पे। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों चीज़ अधिकतम न्यूनतम नहीं हो सकती। अधिकतम न्यूनतम तो यहाँ पे कोणीय बिंदु पे ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये निर्देशांक भी अधिकतम न्यूनतम यहीं पे होते हैं, इसलिए मान भी यहीं पे अधिकतम न्यूनतम देगा कोणीय बिंदु पे। इसके निर्देशांक के लिए 2 रेखाएं अपने पास में, एक रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 90, और दूसरी रेखा है x प्लस वाई बराबर 50। ये भी हमें हल करना अच्छी तरह आता है। घटा देते हैं तो ये कट गया, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर तो कितना हो गया 20, और x का मान अपन कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख दिया तो y कितना हो गया 50 माइनस 20 30। तो ये लो बच्चों 20 और 30, इसके निर्देशांक ऐसे हमने प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार 2 रेखाएं हो, 3 रेखाएं हो, 4 रेखाएं हो, जहाँ भी प्रतिच्छेद करती है हमें उसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लेना है। और इसके लिए ये वाला अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, इस रेखा को भी इस रेखा में ऐसे मान रखें, दोनों को संतुष्ट करा। जैसे यहाँ पे रखा 20 और 30 तो ये 50 के बराबर होगा। यहाँ पे भी अगर रखेंगे, यहाँ पे 20 रखा तो 60, और यहाँ पे रखा 30 तो 90। तो ये 2 लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो ये सेटिस्फाइड है, अर्थात ये निर्देशांक है। तो या तो ऐसे निकालो या ऐसे रख के निकालो, समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए दोनों बिंदु, तो वो क्या दोनों समीकरणों को तो अपना निर्देशांक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। अब अपन बात करते हैं हल क्षेत्र की। हल क्षेत्र जिसकी अपन पहले भी बात किए, अब यहां समझते जाइए।
हल क्षेत्र के लिए हमें असमीका देखनी है। तो एक असमीका थी x प्लस वाई, ये अपने पास असमीका थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये हमने असमीका प्राप्त की है यहाँ से, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो यहाँ अपन लिख देते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और इसके लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं इस असमीका में। तो 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 50 छोटा है, ये बात क्या है सत्य, और सत्य होने पे अपन बात कर चुके हैं इसका हल क्षेत्र ये बराबर भी है। तो रेखा पर, रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा, रेखा पर वह मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की ओर, या अपन कह सकते हैं इसको रेखा से नीचे, रेखा से नीचे, ये दोनों चीज आप याद रखो। रेखा पे अगर सत्य है तो रेखा पर और रेखा से नीचे या मूल बिंदु की तरफ। तो ये अपने पास में थी x प्लस वाई बराबर 50, ये x प्लस वाई बराबर 50। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र होगा इसके मूल बिंदु की तरफ, ये रेखा पे हो गया, और रेखा से नीचे, ये रेखा से नीचे, इस रेखा पे भी मिलेगा और रेखा से नीचे ऐसे, ये इसका क्या हो गया हल क्षेत्र। इसी प्रकार अपन दूसरे के हल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारी असमीका है x 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और यहाँ पे भी 0 0 रखा तो 0 लेस देन 90, ये बात भी क्या है सत्य, और सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र भी रेखा पर और रेखा के नीचे अर्थात मूल बिंदु की तरफ, और रेखा कौन सी है 3x प्लस वाई बराबर 90। अब हमें देखना है ग्राफ में रेखा कहाँ है, तो ये अपने 3x प्लस वाई बराबर 90। इसका हल क्षेत्र देखना है तो इसका हल क्षेत्र होगा इस रेखा के ऊपर, क्योंकि इक्वल का चिन्ह भी है तो इस रेखा पे भी होगा, और रेखा के नीचे अर्थात मूल बिंदु की तरफ, अर्थात इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा ये। और अब अपने पास बचा है ऋणोत्तर व्यवरोध, उसको मत भी याद रखिएगा, उसको मत भूल जाइए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनकी अपन बात कर चुके हैं। इसका हल क्षेत्र होगा वाई एक्स पर, वह वाई एक्स के दाईं तरफ, और इसी प्रकार इसका एक्स एक्स पे वह एक्स एक्स के ऊपर। तो अपन इनके हल क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध की। तो ये अपना एक्स एक्स का हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वाई एक्स पे और वाई एक्स के दाईं तरफ, और इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो ये वाई एक्स पे और वाई एक्स के ऊपर। तो अब इन चारों असमीकाओं से एक अपने पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, दूसरी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन चारों असमीकाओं का हल क्षेत्र हमें देखना है। इनमें से कौन सा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब इनसे उभयनिष्ठ देखा, ये जो रेड कलर में है यही अपना क्या है उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसी को लिखते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्षेत्र। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र है, उसके बाद हमें ये देखना है कि किस प्रकार का है। उभयनिष्ठ क्षेत्र भी तो है पर किस प्रकार का है इसकी अपन बात कर चुके हैं। एक परिबद्ध होता है, एक अपरिबद्ध। परिबद्ध तो पूर्ण रूप से बंद हो, क्लोज हो, तो ये परिबद्ध है। तो देखो यहाँ पे चारों तरफ से क्षेत्र बंद है, तो ये क्या हो गया परिबद्ध क्षेत्र। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको कि रेखाओं से प्राप्त क्षेत्र या असमीकाओं से क्षेत्र एक उभयनिष्ठ परिबद्ध क्षेत्र है। ये हमने लिखना है क्योंकि हमारे पास ये क्षेत्र किस प्रकार का है, परिबद्ध है। इसलिए परिबद्ध होने पर z जो हमारा उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन का मान कोणीय बिंदु पर, कोणीय बिंदुओं पर, और कोणीय बिंदु कौन से हैं, जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ये भी कोणीय बिंदु, ये भी कोणीय बिंदु, ये एक्स एक्स है एक रेखा और यहाँ पे ये रेखा, तो ये कोणीय बिंदु, ये कोणीय बिंदु, यहाँ पे दोनों रेखाएं कोणीय बिंदु, यहाँ पे वाई एक्स है कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु पर अधिकतम व न्यूनतम मान देता है,
क्यों देता है? क्योंकि इन कोणीय बिंदु पर ही मान अधिकतम न्यूनतम होता है, तो जेड भी अधिकतम न्यूनतम इन्हीं पर ही देगा। तो ये कोणीय बिंदु पे अपन मान ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी है, और ये टेबल भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, ये सारे स्टेप इसी तरह लिखना है। यहाँ लिखना है कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखना है जेड के संगत मान, कि इन कोणीय बिंदु पे जेड क्या मान देता है, और जेड हमारा है 4x + y, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर कोणीय बिंदु लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, और इन पे जेड क्या मान देगा ये हमें देखना है। अब देखो, जैसे कि अब देखो कोणीय उद्देश्य फलन 4x + y ये हमने लिया है। अब कोणीय बिंदु लेते हैं, तो ये कोणीय बिंदु हो गया मूल बिंदु। इसी प्रकार ये a लिया है, तो यहाँ पे निर्देशांक, इस पे निर्देशांक ये 30 0। इसी प्रकार इसको लेना नहीं है क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है ही नहीं, इधर यही है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या है x 20 y 30, यहाँ पे देखना है x 0 y 50। तो ये अपने कोणीय बिंदु हो गए 0 0। दूसरा कोणीय बिंदु हो गया अपना, यहाँ पे देखेंगे तो 30 0 x 30 y 0। तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं तो 20 और 30, ये अपना 20 और 30। और इसी प्रकार से चौथा कोणीय बिंदु लेते हैं, चौथा कोणीय बिंदु मिलेगा अपने पास में 0 और 50, ये 0 और 50। तो ये अपने पास मूल बिंदु है, ये A था, ये B बिंदु था, और ये C बिंदु था। ये अपने कोणीय बिंदु ले लिए, और इन कोणीय बिंदु पे Z क्या देगा, अर्थात x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही देगा। अब यहाँ पे देखते हैं x की जगह 30, y की जगह 0, तो 30 रखने पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 अर्थात 120। यहाँ देखते हैं Z, x की जगह 20, तो ये हो जाएगा 4 × 20 तो 80, प्लस यहाँ पे 30, तो ये 30 = 110। ऐसे यहाँ पे देखना x क्या है, x 0, y 50, तो x 0 रखा और 50 रखा, तो ये 50 देखना है। अब बच्चों इनको देखना है, ये z के मान कौन कौन से हैं, इनमें हमें देखना है। z के मान अपने पास 0, 120, 110 और 50 प्राप्त हो गए। अब इनमें अधिकतम कौन सा है, इनमें देखने से पता लग रहा है ये हमारा अधिकतम है। अर्थात कौन कौन से बिंदु पे, 30 पे और 0 पे, अर्थात x कितना लेना है, जो भी हमें कुर्सी में जो भी मानना था क्वेश्चन में दिया होगा, अर्थात x हमें कितना लेना है 30 और y कितना 0, तब ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम लाभ मिलेगा कितना, 120 रुपए का। तो इस प्रकार प्लानिंग करते हैं, और कहाँ देगा वो प्लानिंग, यहाँ बिंदु पे, अर्थात x 30 y 0, तब उसको अधिकतम लाभ मिलेगा 120 रुपए का। तो हमारा जो उद्देश्य फलन था z = 4x + y, ये हमें अधिकतम मान देता है, अधिकतम मान देगा ये 30 0 पे कितना देगा, ये देगा 120 रुपए, ये जो भी होगा 120 अपना देगा। अर्थात x हमने जो माना था जो है कितना लेंगे 30, और y कितना लेते हैं 0। ऐसी स्थिति में वो z का जो मान है मैक्सिमम वो कितना होगा, 120 होगा। तो इस प्रकार अपन योजना बनाते हैं, इसी को बोलते हैं योजना बनाना। योजना बना के काम करते हैं। अगर बिना योजना के काम करेंगे तो हो सकता है ये ले लेंगे तो इतने रुपए का लाभ होगा, हो सकता है ये ले लिया तो इसमें 110 का मिलेगा। तो ऐसे अगर योजना बना के काम करेंगे तो हमारे पास में अधिकतम लाभ मिलेगा, हमें अच्छा उद्देश्य मिलेगा, और उस उद्देश्य को अपन क्या कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम कर सकते हैं, लाभ अच्छा कमा सकते हैं। तो बच्चों इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, देखिएगा, और इसको भी अपन हल करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी है, लेंदी वैसे हार्ड नहीं है, लेंदी मतलब थोड़ा टाइम लगता है भाई, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आनंद आता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में। आलेखी विधि के द्वारा निम्न रेखिक प्रोग्रामर समस्या को हल कीजिए, और इसमें आपके पास निम्न व्यवरोध दिए हुए हैं। ये अपने पता है कौन सा है, ऋणोत्तर व्यवरोध है, और ये दो उसके पास में कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं व्यवरोध, और ये अपना उद्देश्य फलन है। अर्थात हमें इसको क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम करना है। यहाँ पे इस बार न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम मान कौन सा होएगा वो हमें लेना है। अर्थात 200x + 500y, ये हमें उद्देश्य फलन दे रखा है, हमें इसका अधिकतम और न्यूनतमकरण करना है। इस बार न्यूनतम पूछा है, जो न्यूनतम मान आएगा सबसे वो हमें आंसर में बताना है। अब उसके लिए पहला स्टेप हमें पता है, पहला स्टेप है इन असमीकाओं को समीकरण में बदलना, असमीकाओं को समीकरण में बदलना।
ये हमें सबसे पहले काम करना है। और कौन कौन सी है असमीका अपने पास में, यहाँ पे है देखिए x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बराबर का चिन्ह लगाया, समीकरण में बदल दिया। और इसी प्रकार 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू है, बराबर का लगाया और ये बराबर का चिन्ह और ये लग दिया 24। ये हमने दो असमीका थी, समीकरण में बदल दिया। अब इन ऋणात्मक व्यवरोध को भी देख लेते हैं, अर्थात x बराबर 0 भी कर दिया और y बराबर 0 भी कर दिया। इस प्रकार असमीकाओं को हमें सबसे पहले समीकरण में बदल लेना है। अब उसके बाद में हमें लेना है निर्देशांक। निर्देशांकों के लिए लिख लेते हैं, निर्देशांकों के लिए। और निर्देशांकों के लिए यहाँ पे ले लेते हैं x और y के मान। ये ले लिया हमने x और ये y। सिंपल, x बराबर 0 रखना है, y क्या देगा वो लिख लेना है। तो x 0 रखा, y देगा यहाँ पे 5। अब की बार y को 0 रखना है, x क्या देगा, ये y को 0 रखा तो x 10 दे देगा। दो निर्देशांक हो गए, रेखा मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी x और y लिख लेना है। x बराबर 0 रखना है, y क्या देगा, यहाँ पे दे देगा 6 चौका 24। अब y को 0 रखना है, ये y को 0 रखा तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे रखा हमने तो देगा कितना 8, 8 तिया 24। ये ले लिया हमने निर्देशांक। और ये x बराबर 0, y बराबर 0 है, मूल बिंदु पे है, कोई समस्या नहीं है। तो ये निर्देशांक प्राप्त हो गए 0, 5 और 10, 0 व 0, 6 और 8, 0 से रेखाएं खींचने पर इन निर्देशांकों से हमें क्या करना है, रेखाएं खींचना है। ये अपने निर्देशांक ले लिए 0, 5, 0, 5, 10, 0, 10, 0, इसी प्रकार 0, 6, 0, 6 और 8, 0, 8, 0। ये दो बिंदु मिल गए, इनसे हम निर्देशांक से रेखाएं खींच लेंगे। ये अपने पास रेखाएं प्राप्त हो गई। यहाँ पे देखो, ये अपने पास इनसे रेखाएं प्राप्त हो गई। देखो यहाँ पे पहला अपन यहाँ लेंगे 10, 0 और दूसरा अपने पास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10, 0 था, ये 10, 0 और 5, 0, 5। तो ये बच्चों 10, 0 हो गया अपने पास में, ये 10, 0 और यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो गया 0, 5। और ये रेखा कौन सी थी, x प्लस 2y बराबर 10। तो ये अपने थी x प्लस 2y बराबर 10। तो इस प्रकार से ये रेखा प्राप्त कर ली। अब दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा के निर्देशांक है 0, 6 और 8, 0। तो ये अपने पास में 0, 6, ये 0, 6 हो गया और ये अपने पास में प्राप्त हो गया 8, 0, अर्थात x 8, y 0। और इनको मिलाते हैं तो ये हमें दूसरी रेखा भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हमें रेखाएं और x बराबर 0, y बराबर 0 ये अपने आ जाएगी मूल बिंदु पे। अब हमें देखना है हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए हमें असमीका देखनी है। और असमीका हमारे पास में यहाँ पे दी हुई है, ये रही असमीका। और इन असमीकाओं में x बराबर 0, y बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पे है असमीका x प्लस 2y और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 प्लस 0 रहेगा, 0 बड़ा होता है क्या 10 से असत्य। और असत्य बात होने पे हमें पता है इसका हल क्षेत्र क्या होगा, रेखा पे और रेखा से ऊपर, रेखा पर और रेखा से ऊपर अर्थात मूल बिंदु के विपरीत। तो ये अपने पास प्राप्त हो गई x प्लस 2y, ये रेखा, तो इस रेखा पे और रेखा से ऊपर, और ये रेखा इधर है तो ये रेखा पे और रेखा से ऊपर, ये इसका हल क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार अपन बात करते हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। तो यहाँ पे भी 0 रखा, 0 लेस देन इक्वल टू 24। दूसरी असमीका अपने पास यही है, तो यहाँ 0, 0 रखा, ये बात क्या है, सत्य। 0 छोटा आता है 24 से, ये बात क्या है, सत्य। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, रेखा पे होगा और मूल बिंदु की तरफ। तो ये अपने पास दूसरी कौन सी हो गई, ये रेखा थी अपनी 3x ये वाली। तो इस रेखा के ऊपर और मूल बिंदु की तरफ, रेखा के नीचे, ये रेखा के ऊपर और ये नीचे, ये रेखा के ऊपर और ये नीचे। अब हमें देखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र, अर्थात ये yx पे और yx के दाईं तरफ, ये yx पे और yx के दाईं तरफ। अब हमें देखना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात xx पे और xx के ऊपर। तो इस प्रकार हमने इसकी असमीका, ये असमीका, ये असमीका, ये असमीका, इनका हल क्षेत्र ले लिया। अब इस हल क्षेत्र में हमें देखना है उभयनिष्ठ क्षेत्र।
ये ग्राफ में हमें देखना है कि इन चारों पांचों असमिकाओं से सभी जो असमिका हैं उनसे उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो रहा है। यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, इससे ऊपर है, इससे नीचे, अर्थात ये जो रेड कलर एरिया है ये क्या हो गया, अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र देखने के बाद हमें यह देखना है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र किस प्रकार का है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध। दोनों की परिभाषा हमें आती है, जो क्लोज है परिबद्ध है, और जो क्लोज नहीं है एक तरफ उसका विस्तार अनंत हो वो अपरिबद्ध है। तो यहां पे तो क्या है, क्लोज है, अर्थात ये क्या हो गया, परिबद्ध क्षेत्र। और इस बात को हमें लिखना है कि प्राप्त असमिकाओं से हल क्षेत्र क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र एक प्रकार का परिबद्ध है, अतः इनका मान हमें कहां देगा, कोणीय बिंदु पे मान प्राप्त होता है। तो देखिए अब लेते हैं कोणीय बिंदु। तो यहां लेना है कोणीय बिंदु, क्योंकि यहीं पे ये क्या देगा, अधिकतम, और यहां पे z के मान। उद्देश्य फलन, और उद्देश्य फलन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 200x + 500y। तो यहां लिखना है 200z बराबर 200x + 500y, और x और y के मान हम कोणीय बिंदु से लेते हैं और यहां रखते जाते हैं। तो पहला कोणीय बिंदु, अब देखो कोणीय बिंदु डेफिनेशन में पता है, जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं x एक्स भी हो सकती है, y एक्स भी हो सकती है, या रेखाएं दी हुई हो सकती है, कहीं भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जैसे x एक्स ये कर रही है, x एक्स भी यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे दोनों रेखाएं कर रही है। और यहाँ के निर्देशांक कैसे निकालना है, इन दोनों रेखाओं को हमें क्या करना है, हल करना है। एक रेखा अपने पास में समीकरण है जिसका 3x + 4y = 24, और दूसरा है x + 2y = 10। या तो इसको 3 से गुणा करो फिर घटा दो, या यहाँ पे क्या करो 4 रखो तो 4 और यहाँ पे 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 10 ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे रखा तो 4 रखा तो 12, और यहाँ पे 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 + 12 24, अर्थात ये बिंदु क्या है, सेटिस्फाइड। या इसको क्या करो 3 से गुणा करो और फिर इनको घटाओ, अगर ये हमें मिल जाएगा x = 4 और y = 3, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त कर लेना है। और इनके निर्देशांक हमें पता है, जब लाइन रेखा खींचेंगे उसके निर्देशांक हमने लिए थे, तो वहां से हमें इसके मिल जाएंगे 8 0, और इसी प्रकार यहाँ पे 10 0। हमें तो वही लेना है जहां पे ये क्षेत्र परिबद्ध मिले, अर्थात कोणीय बिंदु यही मिलेंगे। ये A ले लेंगे, ये B ले लेंगे, ये C ले लेंगे। तो ये कोणीय बिंदु A, और A के निर्देशांक है अपने पास 0 5, अर्थात x 0 y 5, तो z क्या देगा, यहाँ पे ये 0 और यहाँ 5 रखेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 2500, तो इस पे देगा z 2500। अब लेते हैं दूसरा कोणीय बिंदु B, और दूसरा कोणीय बिंदु B है 4 और 3, x 4 y 3, अर्थात यहाँ x की जगह 4 रखेंगे तो 800, प्लस y की जगह हमें 3 रखना है तो 1500, और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2300। अब तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं C, और C देखते हो यहाँ पे है अपने पास C कोणीय बिंदु, ये रहा 0 6, तो यहाँ लिखते हैं 0 और 6, x क्या है 0 y 6, तो z क्या देगा, x 0 तो 0 0 200 तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 तो 6 पंजे 30, तो ये 3000, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3000। अब इन तीनों मानों में हमें देखना है कौन सा न्यूनतम है, 2500 2300 और 3000। तो देखने से पता लग रहा है कि न्यूनतम कौन सा हो गया, न्यूनतम ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कौन से बिंदु पे दे रहा है, 4 3 पे कौन क्या मान दे रहा है, न्यूनतम मान दे रहा है। तो यहां लिखेंगे बिंदु 4 3 पर न्यूनतम मान कितना है, 2300 है, अर्थात z का न्यूनतम मान, यही न्यूनतमीकरण कहलाता है, न्यूनतम मान कितना है 2300। कौन से बिंदु पे, 4 3 पे, अर्थात x बराबर क्या लेते हैं अपन, x बराबर 4 और y बराबर 3 लेते हैं, तो हमें न्यूनतम मान 2300 प्राप्त हो जाता है, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से अपन रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या अर्थात गणितीय व्यवरोध को अपन गणितीय सूत्रीकरण में मिला हुआ क्वेश्चन होता है उसे अपन हल कर लेते हैं। तो हमें स्टेप पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें व्यवरोध देखना है, व्यवरोधों को हमें किस में करना है, समीकरण में कन्वर्ट करना है, उसके निर्देशांक लेना है, निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचनी है, हल क्षेत्र लेना है, हल क्षेत्र में हमें देखना है किस प्रकार का परिबद्ध क्षेत्र है या अपरिबद्ध क्षेत्र है। परिबद्ध क्षेत्र होगा तो कोणीय बिंदु पे और अपरिबद्ध पे क्षेत्र होगा तभी भी कोणीय
कोणीय बिंदु पे अधिकतम और न्यूनतम मान देता है। परंतु अगर परिबद्ध होता है तो कोणीय बिंदु पे जो मान होता है अधिकतम और न्यूनतम मान, वही हमें उद्देश्य फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान मिल जाते हैं और अपन यहाँ से देख लेते हैं कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है। अगर क्षेत्र परिबद्ध है तो ये अपना आंसर हो जाता है। और अपरिबद्ध होता है तो हो सकता है उससे कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तब करते हैं बात, और उसके लिए फिर अपन एसएमई का और प्राप्त करते हैं, रेखा प्राप्त करते हैं, और उसका फिर हमें रेखा के ऊपर ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ के ऊपर उसकी रेखा खींचेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो रेखा उससे सुसंगत क्षेत्र से साझा करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो हल होगा और करती है तो हल नहीं होगा। तो उसको भी अपन नेक्स्ट उदाहरण संख्या 4 में समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उदाहरण संख्या 4 में हमें मिल जाएगा क्षेत्र अपरिबद्ध और वहां पे उसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो बच्चों आज हमने सेशन में रेखिक प्रोग्रामन समस्या क्या होती है, उसका गणितीय सूत्रीकरण क्या होता है, इष्टतम मान क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, कोणीय बिंदु क्या होते हैं, उद्देश्य फलन क्या होता है और कैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम उदाहरण संख्या 3 और उसके आगे के उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।